हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वाटर। तो कहानी शुरू होती है ओशियन से, जहाँ पर हम एक बड़े से शिप को देखते हैं जिसके पीछे एक और शिप मौजूद थी जिसके अंदर कुछ लड़कियां बैठी थी जो उस इलीगल फिशिंग वाले शिप को पकड़ने में लगी थी। तभी एक जना नाम की लड़की बाहर आती है और फौरन उस शिप पर ट्रैकर लगा देती है। लेकिन इससे उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती है क्योंकि वो शिप वाले इन्हें देख लेते हैं और इन पर शूट करने लगते हैं। अब जैसे तैसे ये उसे बच जाते हैं, लेकिन कैप्टन ड्वेन देखती है कि जेना ने सही ट्रैकर शूट किया है जिससे उन्हें उस शिप की सही लोकेशन मिल रही है, जिससे वो पता लगा सकेंगे कि आखिर वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनके शिप के आसपास फॉग जमा हो गया जिसमें कब इनका शिप गायब हो जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता और ये कहाँ जा रहे हैं इन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। अब यहाँ एक और दिक्कत आती है, इसी समय इनका इंजन भी खराब हो जाता है क्योंकि ड्वेन उससे ज्यादा तेज स्पीड में चला रही थी। अब उसे ठीक करने के लिए कैट और रस्टी नीचे जाते हैं, लेकिन शायद इसमें अब काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि दिक्कत बहुत ही बड़ी है। उधर हम डेक पर दो और लड़कियों को देखते हैं जो आज पहली बार किसी शिप पर आई है। इस वजह से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें नेचर को बचाने के लिए कुछ करना है। इसलिए सभी लोग ओशन में आए हैं और जो भी नेचर को बर्बाद कर रहा है या फिर उसे तबाह करने की कोशिश कर रहा है, ये लोग उसे रोकने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये सफर कुछ लोगों के लिए आखिरी सफर होने वाला है। पर कैसे, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कुछ देर के बाद ड्वेन सबको बताती है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इंजन को ठीक करना होगा और यहाँ से फौरन निकलना होगा, वरना ये शिप डूब जाएगा। और ये बात सुनकर कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं कि तभी वहाँ पर एरिका आकर उन्हें बताती है कि उसने पानी में किसी को देखा है। सभी लोग डेक पर जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो कहती है कि मैंने सच में किसी को देखा था, वो जरूर एक इंसान था। तो ड्वेन कहती है कि ठीक है, अगर ये सच है तो हम लोग लाइफ बोट से नीचे जाएंगे, तब तक रस्टी और कैट तुम दोनों इंजन को ठीक करो। अब एरिका और मिशेल लाइफ बोट की मदद से नीचे जाती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी चक्कर में वो काफी दूर भी आ चुकी थी। इसलिए मिशेल कहती है कि शायद तुमने कुछ गलत देख लिया और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कि तभी कोई चीज आकर इनकी बोट से टकरा जाती है जिससे मिशेल पानी में गिर जाती है। तो एरिका फौरन उसे ऊपर लाती है, लेकिन उसी दौरान वो लोग देखते हैं कि एक राफ्ट में एक अनजान आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। यानी कि एरिका सच बोल रही थी। वो लोग फौरन उसे शिप पर लाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, लेकिन ड्वेन कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई आदमी इतनी ठंडे पानी में इतनी देर तक जिंदा कैसे रह सकता है। अब इसके आगे वो और कुछ समझ पाते हैं कि वो आदमी को होश आ जाता है और वो उठकर मिशेल के कानों में कुछ कहता है, जिसके बाद वो एक चाकू रस्टी की आंख में घुसा देता है जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। सभी बहुत डर जाते हैं और अभी अभी इनके साथ क्या हुआ इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन उनसे ज्यादा वो आदमी डरा हुआ था जिसे वो वहाँ से भाग जाता है और सभी उसका पीछा करते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे थे उसे ढूंढने की, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। पर आखिर में वो आदमी गया कहाँ पर। उसी दौरान डेना को ड्वेन का ख्याल आता है तो उसे फौरन उसके पीछे जाती है। उधर मिशेल को वो स्ट्रेंजर शिप के डेक पर दिखाई देता है तो वो उसे चाकू से मार डालती है क्योंकि उसका जिंदा रहना अब खतरे से खाली नहीं है। तभी इन्हें डेना को बुलाने की आवाज आती है, तो वो जब ऊपर जाती है तो देखती है कि ड्वेन घायल हो चुकी है। इसलिए मिशेल सबसे पहले तो शिप को ऑटो पायलट पर करती है, जिसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि उस स्ट्रेंजर ने ही ड्वेन को मारने की कोशिश करी है। लेकिन तभी वो नीचे देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर की लाश गायब है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी मिशेल बताती है कि उसने मेरे कान में कहा था कि मुझे मार दो, मैंने उसे मार दिया। तब डेना बोलती है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई आम इंसान पहले तो इतने ठंडे पानी में इतने टाइम तक जिंदा रहे और फिर एक चाकू के वार को भी झेल सके। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन ड्वेन उन सभी से कहती है कि अभी सबसे बड़ी मुसीबत है ये स्टॉर्म, जो बस 1 घंटे में हम तक पहुंचने वाला है। इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग उसकी टेंशन लें, ना कि उस अनजान आदमी की। लेकिन दोस्तों, अभी तो इनकी मुसीबतें शुरू हुई है, आगे आगे देखते जाइए कि इनके साथ क्या क्या होता है। और इसी दौरान इंजन एक बार फिर से बंद हो जाता है और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कहानी में मजा तो अब आने वाला है। रस्टी और कैट को यकीन ही नहीं होता कि इंजन दोबारा से कैसे खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। तब ड्वेन कहती है कि जाओ, जाकर जल्दी से उसे ठीक करो, वरना शिप डूबने से कोई बचा नहीं सकता। 4 लोग नीचे इंजन रूम में जाती हैं, जहाँ पे डेना उनसे कहती है कि तुम तीनों यहीं पर रहना और गेट को अंदर से लॉक कर लो ताकि वो आदमी अंदर ना आ पाए। जिसके बाद वो अपने काम में लग जाती है और यहाँ डेना ऊपर उस स्ट्रेंजर को ढूंढने में लग जाती है। इंजन ऑयल डालने के बाद लाइट ऑन हो जाती है। तब रस्टी देखती है कि इंजन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और ऐसा किसी इंसान का काम हो सकता है। कैट बताती है कि उन्हें स्पार्क कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो फौरन डेना को बुलाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी दोस्त स्पार्क को ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें एक कोने में डरी हुई मिलती है। जब उसे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आई तो उसे कुछ भी पता नहीं था।
यहाँ तक कि उसके मुंह से आवाज भी निकल नहीं रही थी। और तभी अचानक से वो स्ट्रेंजर आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन डैना उसे रॉड से मारकर बेहोश कर देती है और फिर रस्की उसे गोली मारकर जान से मार देती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो मर गया। अब दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि अब तो ये मर गया है तो इन लोगों की सारी मुश्किलें खत्म हो गई होगी, लेकिन अभी एक चीज तो आनी बाकी है जिसे देखकर आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। अब मिशेल उस आदमी की लाश के करीब जाती है और देखती है कि उसकी बॉडी पर कुछ अजीब से मार्क है, जैसे कि उसे किसी ने शूट किया हो। लेकिन ये निशान गोली के तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कब का मर चुका होता। और तभी स्पार्क देखती है कि उसके हाथों पर भी सेम वैसे ही मार्क आ चुके हैं जैसे कि उस आदमी की बॉडी पर थे। उसी दौरान कैट बंदूक लेकर वहां से भागने लगती है और सभी लोग उसके पीछे जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम ऐसे अकेले एक लाइफ बोट से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगी। और तब कैट भी उसे समझाती है कि हमें साथ में इंजन को ठीक करना है, जिसके बाद हम फौरन यहाँ से निकल सकते हैं। तो वो मान जाती है और बंदूक कैट को दे देती है। लेकिन यहाँ मिशेल सबको बताती है कि हमें उस आदमी की बॉडी से कुछ मार्क देखे हैं जो मे भी किसी वायरस के हो सकते हैं, इसलिए हमें उसका पोस्टमार्टम करना होगा, ये पता लगाने के लिए कि असल में वो क्या है। कि हम लोग भी उस आदमी के कांटेक्ट में आ चुके हैं तो हो सकता है कि वो वायरस हमारी बॉडी में भी हो। तो एरिका और डैना दोनों उस आदमी की लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे ले जाते हैं। इधर डेक पर स्पार्क रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्या पता उसकी मदद करने के लिए कोई आ जाए। यहाँ डोएन इन सब की चीजों की जिम्मेदारी खुद को मानती है कि अगर वो शिप को तेज नहीं चलाती तो आज इंजन खराब नहीं होता। उधर एरिका मिशेल को बुलाकर उस स्ट्रेंजर के पास उसे फोन देती है और कहती है कि इसे जाकर स्पार्क को दे दो, क्या पता इसमें उसे कुछ काम की चीज मिल जाए। दूसरी ओर रस्टी देखती है कि कैट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो वो उसे ढूंढने के लिए इंजन रूम में जाती है और तभी उसे चीखें सुनाई देती है। और जब वो करीब जाती है तो वहाँ उसे कैट का माइक्रोफोन पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देख के वो घबरा जाती है। उधर एरिका उस आदमी के शरीर पे जो मार्क मिले थे उसे एग्जामिन करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सारे मार्क एक ही साइज के हैं, जो किसी वायरस का संकेत नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी चीज ने बाइट करा हो। अब वो क्या चीज हो सकती है जानने के लिए हमें इसके शरीर को काटना होगा। जब उसकी बॉडी को खोलते हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उसके सारे ऑर्गन खराब हो चुके थे सिवाय दिल के, और ऐसे में किसी इंसान का जिंदा रह पाना असंभव है। लेकिन ये आदमी फिर भी जिंदा कैसे था। जिसके बाद वो उसके दिल को भी देखते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सा चीज दिखाई देती है जो अचानक से हिलने लगती है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं और रूम के बाहर आ जाती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सी चीज शायद कोई छोटा सा क्रिएचर होता है जो उस आदमी के मुंह से बाहर आता है और जमीन पे गिरते ही मेल्ट हो जाता है। तो दोस्तों वो क्रिएचर उस आदमी के अंदर ऑर्गन पर सरवाइव कर रहा था और उसके मरते ही वो बाहर आ गया। अब ये क्रिएचर क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर पूरे शिप पर रस्टी और कैट दिखाई नहीं देते, तो मिशेल उन्हें ढूंढने के लिए नीचे जाती है, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए। तभी फिर से इंजन बंद हो जाता है और वो फ्यूल डालकर उसे दोबारा से ऑन कर देती है। लेकिन यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि डोएन स्पार्क पर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसके हाथों पर वही मार्क्स देखे थे जो कि उस अनजान आदमी पर थे, और वो उसे शिप से उतरने के लिए कहती है क्योंकि ये वायरस उसकी वजह से फैलता जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मिशेल आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे समझाती है कि उस आदमी के अंदर एक क्रिएचर है, ना कि वायरस, इसलिए हमें स्पार्क से कोई भी खतरा नहीं है। और उस क्रिएचर का साइज बड़ा था। और ये सुनकर सभी लोग शांत होते हैं और तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पे तूफान इनकी शिप को अब जोर जोर से हिला रहा था। अभी तक तो इंजन भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, पर तभी वहाँ पर कैट आ जाती है, जिससे बैक पर वही क्रिएचर चिपका हुआ था। कुछ और बता पाती कि तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन इस चीज को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे कि तभी वो क्रिएचर वहाँ से भागकर एक पाइप में घुस जाता है, जिसके बाद वो लोग फौरन उस पाइप को सील कर देते हैं ताकि वो वापस ना सके। लेकिन वो तो दोबारा आएगा, क्योंकि अभी इन सभी को मरना जो है। अब स्पार्क को उस आदमी में जो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो दिखाती है, जैसे कि उसकी आखिरी कॉल मारियाना ट्रेंच की थी, जो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्हें एक वीडियो भी मिलती है जिसमें हमें बताया जाता है कि मारियाना एक कंपनी में जॉब करती है, जो कि ऐसी जगह पर ड्रिल कर रही थी जहाँ पे सरकार ने रोक लगा रखी थी कि उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिली थी। लेकिन ये कंपनी वाले नहीं माने। मे भी ये आदमी वहाँ से आया हो और अपने साथ ये क्रिएचर लाया हो। इस क्रिएचर ने इस आदमी को इतनी दिनों तक जिंदा रखा होगा, वेल कुछ भी कहा जा सकता है। अब वो उसे वही वीडियो दिखाती है जो उन्हें पोस्टमार्टम के टाइम पर बनाई थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि उस आदमी के मरने के बाद वो क्रिएचर उससे बाहर निकलने की जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे अब कोई दूसरा शरीर चाहिए खुद की भूख मिटाने के लिए। अभी कुछ और नतीजे पर पहुंच पाते कि तभी इनका शिप डिसबैलेंस होने लगता है और डोइन कहती है कि हमें सबसे पहले कैट को ढूंढना होगा। वो जितनी जल्दी हो सके इंजन को ठीक कर सकती है, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे।
इसलिए सभी लोग कैट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मिशेल को बीच में ही डर लगने लगता है। इसकी वजह से वो वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे पीछे डैना भी आती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अब उनके सामने आ चुका था और उससे चिपक जाता है, जिसे छुड़ाने के लिए डैना आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि तूफान की वजह से शिप बहुत ही ज्यादा हिल रहा है, जिससे कि मिशेल का पैर फिसल जाता है और वो क्रिएचर के साथ ही जाकर एक रॉड पर गिर जाती है और वहीं मारी जाती है। लेकिन वो क्रिएचर अभी भी जिंदा था। इसके बाद डैना ऊपर आकर सभी को मिशेल की मौत के बारे में बताती है और सबसे कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब इस तूफान में मारे जाएंगे। तभी डैना को डोएन के पीछे वही क्रिएचर दिखाई देता है, जिस पर वो शूट करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सारी गोलियां नीचे गिरा देता है। अब ये लोग भागना शुरू करते हैं, पर रस की वजह से गेट लॉक हो चुका और जो लैब का गेट होता है वो भी बंद नहीं हो रहा था। अब वो क्रिएचर डोएन से आके चिपक जाता है, जिसे वो अंदर खिंच जाती है और डोर लॉक हो जाती है। डैना ये देख के बहुत रोती है, क्योंकि वो उसकी बहन थी, पर वो कुछ भी कर नहीं सकती। और तभी हमें पता चलता है कि कैट को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा थी और उसे जिंदा देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ वो ये बताती है कि उसने ही मेन गेट को बंद किया था ताकि वो सेफ रहे और उसने इंजन को भी ठीक कर लिया है और अब बस उसे स्टार्ट करने की देरी है। लेकिन उसकी इस हरकत पर डैना बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसके चक्कर में उसकी बहन मारी गई। अगर गेट खुला रहता तो वो बच सकती थी। अब इसी चक्कर में उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन सब उसे लड़ने से रोकते हैं और कुछ सोचने को कहते हैं। तो स्पार्क उन्हें बताती है कि शायद वो क्रिएचर इलेक्ट्रिसिटी से मारा जाए, इसलिए फौरन एक इलेक्ट्रिक स्टिक बनाती है जिससे कि वो मार सके और डेक की तरफ जाती है। लेकिन तभी वो डैना को डोएन दिखाई देती है, जिसे ढूंढते ढूंढते वो लोग कॉकपिट पर आ जाते हैं, जहाँ पे डैना सबसे पहले तो इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, जो भी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाता है। और वो सबसे कहती है कि अब हम लोग घर जा रहे हैं। पर तभी पीछे से डोएन आ जाती है, जो कि अब खुद के काबू में नहीं बल्कि उस क्रिएचर के काबू में थी। उसके फेस से उस क्रिएचर के टेंटिकल्स बाहर आ रहे थे और वो क्रिएचर उसे ऑर्डर देता है कि खुद की जान ले लो, जिससे कि वो जाकर उस इलेक्ट्रिक रॉड पर गिर जाती है और मारी जाती है। वेल कहानी आगे बढ़ती है और स्पार्क देखती है कि वो क्रिएचर डोएन की बॉडी से निकलकर नीचे गिर गया है। उसे लग रहा था कि शायद वो करंट की वजह से मारा गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो अभी भी जिंदा था। अब वो सीधा आकर उसके मुंह से चिपक जाता है, लेकिन डैना यहाँ पर उसे हटाने में कामयाब होती है। अपने दोस्तों को मरते हुए देखकर स्पार्क पूरी तरीके से गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो उसे जलाने की कोशिश करती है, पर वो क्रिएचर उसे खुद के टेंटिकल्स में फंसा लेता है, जिससे कि वो भी जलने लगती है और जाकर पानी में गिर जाती है और मारी जाती है। अब इसके बाद डैना ये बात जाकर कैट और एरिका को बताती है कि और कहती है कि हम इस शिप को लेकर पोर्ट पर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे वो क्रिएचर पूरे शहर में फैल जाएगा और सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें इसे यहीं डुबाना होगा ताकि वो भी इसके साथ डूब जाए। लेकिन ये बात कैट को पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें वो सब मारे जाएंगे और इसी चक्कर में उसकी और डैना की लड़ाई हो जाती है, जिसमें डैना उसका सर पाइप से टकरा देती है, जिससे कि उसका सर फट जाता है और वो जाकर इंजन को ऑफ करने लगती है ताकि शिप अनबैलेंस हो जाए और डूब जाए। लेकिन तभी वहाँ एरिका आ जाती है, जो कि अब क्रिएचर के कंट्रोल में थी। वो उसका गला दबा लेती है और मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रस्टी आकर ऑयल पाइप को तोड़ने लगती है, जिससे वो क्रिएचर देख लेता है और अब बारी थी रस्टी की। अब वो क्रिएचर उसे भी मार देता है, लेकिन अब यहाँ पर शिप का इंजन ऑफ हो चुका था, जिसकी वजह से वो किसी भी समय डूबने वाला था। अब उसी दौरान हम एरिका और डैना को साथ में देखते हैं और अब उनकी तरफ वो क्रिएचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन तभी शिप डूब जाता है, जिसके साथ ही सब कुछ मारा जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। पर यहाँ था इस कहानी में एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम फिशर्स की एक टीम को देखते हैं, जो डैना को समुद्र में तैरते हुए देख लेती है और उसे फौरन बोट पर बैठा लेती है। अब होश में आते ही डैना खुद की बॉडी पर चेक करती है, कहीं वो क्रिएचर उसके शरीर से तो चिपका नहीं है। पर आपको क्या लगता है, क्या वो मर गया? क्योंकि उस आदमी की तरह वो भी इतने ठंडे पानी में इतनी देर तक जिंदा रह पाई? इसी क्वेश्चन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।